आगे हम देखेंगे कि आखिर हमने जो सिलेक्शन किया है, जो मेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मतलब उसका कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको कई बार जेनेटिक गेन के भी नाम से जाना जाता है। रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन को जेनेटिक गेन के भी नाम से जाना जाता है। मैचिंग में या फिर फिलअप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यहाँ से भी कुछ इस तरीके से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन जेनेटिक गेन। ठीक है, तो जेनेटिक गेन को कई बार शॉर्ट में लिखा जाता है डेल्टा जी, ट्राइंगल बनाकर डेल्टा जी, इसका मतलब होता है जेनेटिक गेन। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा या फिर जो हम ट्राइंगल बनाते हैं वो जनरली हम डिफरेंस के लिए बनाते हैं। तो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन भी एक तरीके से यही है कि डिफरेंस कितना बनकर आया, पहले जो परफॉर्मेंस था उससे अब कितना रिस्पॉन्स आया। ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया। तो इंडिया में भी आजकल जो भी फार्म है उसमें रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन को देखा जाता है। जब मैं खुद का अपना पीएचडी कर रहा था तो उस समय जो मेरा काम था वो प्रोजेनिक टेस्टिंग में जेनेटिक गेन कितना, प्रोजेनिक टेस्टिंग प्रोग्राम कहने का मतलब है कि जो भी बफेलो या फिर कैटल के कई सारे नेटवर्क प्रोजेक्ट चलते हैं। ठीक है, कैटल में भी कैटल में साहिवाल के या फिर हरियाणा बफेलो के, गिर के, इनके अलग अलग जिस जगह पर ये नस्ल पाए जाते हैं वहाँ पर कई सारे सेंटर मिलकर प्रोजेनी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, प्रोजेनी टेस्टिंग आप लोगों को मालूम होगा, यूजी में ऑलरेडी बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी सायर को रैंक किया जाता है। ठीक है, तो ये कैटल में डिफरेंट ब्रीड के लिए किया जाता है और बफेलो में भी डिफरेंट ब्रीड के लिए। तो मेरा जो काम था वो था मुर्रा बफेलो में प्रोजेनिक टेस्टिंग करने की वजह से कितना इम्प्रूवमेंट आया। ठीक है, तो उस समय जो मेरे गाइड थे, पीएचडी में जो मेरे गाइड थे, वो एक बार आईसीआर में दिल्ली में एक मीटिंग में गए थे जहाँ पर कि जो अथॉरिटी थी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने यह डिस्कस किया कि हम सिलेक्शन करते हैं, मैटिंग सिस्टम को भी यूटिलाइज करते हैं, आखिर हमें यह पता कैसे चलेगा कि जो हम मैटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो हम जिस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन को यूज किया जाता है, जेनेटिक गेन को देखा जाता है। जेनेटिक गेन का मतलब हम अब देखो, जो ब्रीडर होता है वो इम्प्रूवमेंट जेनेटिक वे से देखेगा। इम्प्रूवमेंट यदि आप इन्वायरमेंट को सुधारते हैं तो भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आपने अच्छा खाना खिलाया, आपने अच्छे से हाउसिंग में रखा, हर तरीके की अच्छी फैसिलिटी, यदि आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है तो उस कंडीशन में भी एनिमल का परफॉर्मेंस सुधरेगा। लेकिन एज ए ब्रीडर हमारा मेन जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हम जो ब्रीडिंग स्ट्रेटजी या जो ब्रीडिंग प्लान जो हमारा है, जिसको हम एडॉप्ट किए हुए हैं, उसकी वजह से कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। यदि इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से है, जैसे उसके खान पान की वजह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर हमने जो उसको अच्छा मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस दिया, उसकी हाउसिंग अच्छा करवाया, हमने एनिमल को स्ट्रेस फ्री रखा, गर्मी के समय में हमने कूलर लगा दिया, ठंड के समय में हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि ठंडा हवा ना आए उसके कमरे में जहाँ रखा जा रहा है शेड में, या हीटर वगैरह लगा दिया। तो इस अच्छी व्यवस्था की वजह से जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो माँ बाप से बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होगा। इन्वायरमेंट की वजह से जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है एनिमल में वो इनहेरिटेबल नहीं होगा। इनहेरिट वही इम्प्रूवमेंट होंगे जो कि जेनेटिक्स की वजह से है। यानी हमने जो सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट ऊपर से देखकर हम एनिमल को कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उस एनिमल का जो जेनेटिक मेकअप है वो भी अच्छा होगा। इसी वजह से वो हो सकता है कि 20 केजी दूध दे रहा है। कोई एनिमल यदि 20 केजी दूध दे रहा है और कोई दूसरा एनिमल 5 केजी दूध एक दिन में दे रहा है, तो 20 केजी वाले
तो एनिमल को हम यदि सेलेक्ट करते हैं, फिनोटिपिकली भी सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो जेनेटिक मेकअप होंगी, इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल हो सकता है, लेकिन जो जेनेटिक मेकअप है वो बेहतर होगा। और इसकी वजह से हम जब इस चीज़ को लगातार करते हैं कई जनरेशन तक, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो प्रोजेनी जनरेशन है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ तो एक कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ ये कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है कि हम जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसमें इन्वायरमेंट का भी रोल है, तो इन्वायरमेंट के रोल को कैसे हम हटाएंगे ताकि हमारे पास सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से पता लगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हम यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं जो आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। उस कंसेप्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस कंसेप्ट को कहा जाता है हेरिटेबिलिटी। हम यहाँ पर हेरिटेबिलिटी को यूज करते हैं। अब हेरिटेबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो हेरिटेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटिपिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन निकालते हैं, जेनेटिक गेन निकालते हैं, तो वहाँ पर भी हेरिटेबिलिटी को यूज किया जाता है। जब आपको अभी मैं जब फार्मूला बताऊंगा कि रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन निकाला किस प्रकार से जाता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उसका जो फार्मूला है वो है हेरिटेबिलिटी इनटू सिलेक्शन डिफरेंशियल। ठीक है, इसका जो फार्मूला है h² इंटू सिलेक्शन डिफरेंशियल। अब यहाँ पर हम हेरिटेबिलिटी को यूज क्यों कर रहे हैं? इस फार्मूला में हम हेरिटेबिलिटी को क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका जो कारण है वो यही है कि हमने एनिमल को जो सेलेक्ट किया वो फिनोटिपिक वैल्यू के बेसिस पर किया, लेकिन फिनोटिपिक वैल्यू में इन्वायरमेंट की वजह से भी इम्प्रूवमेंट है। इन्वायरमेंट की वजह से जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जो कंट्रीब्यूशन उसके रिस्पांस में या फिर इम्प्रूवमेंट में दिख रहा है, उसको हमें हटाना भी तो है। उसको हटाने के लिए हम हेरिटेबिलिटी को यूज करते हैं। यदि इस वजह से इस फार्मूले में जो रिस्पांस टू सिलेक्शन है, उस फार्मूले में हम हेरिटेबिलिटी को यूज करते हैं। और दूसरी तरफ मैंने बताया था SD मतलब सिलेक्शन डिफरेंशियल। सिलेक्शन डिफरेंशियल का मतलब होता है कि हमने जब सिलेक्शन किया, उससे सिलेक्शन करने से पहले पूरे पॉपुलेशन का क्या परफॉर्मेंस था। ठीक है, पूरे पॉपुलेशन का सिलेक्शन, जिस भी हम एनिमल में, जिस भी ग्रुप में, जिस भी हर्ड में हम सिलेक्शन कर रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब हमने इस पॉपुलेशन में से लगभग मान लो कि 200 एनिमल का पॉपुलेशन है, और उसमें से हमने 200 में से 50 एनिमल निकाल लिए जिसको हम यूज़ करेंगे एज ए पेरेंट। तो इन 50 एनिमल जो है, इनका परफॉर्मेंस क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने शुरू में हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो 200 एनिमल का है, और इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया 50 एनिमल। तो ये जो 200 एनिमल का जो परफॉर्मेंस है वो और 50 एनिमल का जो परफॉर्मेंस है वो तो डिफरेंट होगा ना। यस सर। जो 50 एनिमल का परफॉर्मेंस होगा वो जाहिर सी बात है कि बेहतर होगा क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है। यदि टोटल पॉपुलेशन का मिल्क यील्ड एक दिन का लगभग 10 लीटर होगा, तो हो सकता है कि जो हमने 200 में से 50 एनिमल निकाले हैं, उसका एक दिन का एवरी डे का जो मिल्क प्रोडक्शन एवरेज जो आएगा वो 20 लीटर का हो, क्योंकि हमने जो सबसे बेहतर एनिमल है उन्हें ही हमने निकाला है। अब सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या है? तो सिलेक्शन डिफरेंशियल जो है वो इन दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, सिलेक्शन डिफरेंशियल मतलब पॉपुलेशन का एवरेज और जो हमने एनिमल सेलेक्ट किए हैं उनके एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है, यानी हमारा सेलेक्टेड एनिमल का परफॉर्मेंस, मान लो यदि हम रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन डेली मिल्क प्रोडक्शन का निकालना चाह रहे हैं, तो डेली मिल्क प्रोडक्शन जो सेलेक्टेड एनिमल का भी यदि 20 है और टोटल पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो 10 है, तो 20 - 10 जो लीटर या केजी जिसमें भी आप मेजर कर रहे हैं उसका सिलेक्शन डिफरेंशियल आ जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे? हेरिटेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 0.6 आ रहा है तो 0.6 × 10, ठीक है, तो 0.6 × 10 6 kg का आपका रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन आएगा। अब 6 kg जो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है?
इसका मतलब क्या हो रहा है 6 केजी? आप में से कोई बता पाएगा कि ये जो 6 केजी हमारे पास जेनेटिक गेन या फिर रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 केजी का क्या मतलब हो गया 6 केजी का? नेक्स्ट जनरेशन में हाँ, हाँ। अपना 6 केजी बढ़ के आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप कि हमने जो सिलेक्शन एडॉप्ट किया था उसमें उस सिलेक्शन की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन में दूध बढ़कर आएगा वो 6 केजी उसके जेनेटिक मेकअप की वजह से है। जो जेनेटिक वे से जो आपने सिलेक्शन किया, जो आपने जेनेटिक्स को कंसेप्ट को यूज किया, वो 6 केजी आपके जेनेटिक्स की वजह से। हो सकता है कि टोटल 6 केजी इम्प्रूवमेंट ना आए पॉपुलेशन के अंदर, हो सकता है 8 केजी आ जाए। तो 8 केजी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 केजी जो मिल्क इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इन्वायरमेंट की वजह से अब हो रहा है। यदि वो 4 केजी हो गया तो इसका मतलब है कि 2 केजी जो डिक्रीज हुआ है वो इन्वायरमेंट की वजह से हुआ। हो सकता है कि पहले जनरेशन से अभी इस जनरेशन में इन्वायरमेंटल कंडीशन या मैनेजमेंटल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होगा, इस वजह से कुछ मिल्क प्रोडक्शन घट गया है। तो ये मोटा मोटी जो कंसेप्ट होता है रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन का, ये कंसेप्ट है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर होगी। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं।